डोनेट्स्क के कमांडर को मार गिराने का दावा। अलगाववादी कमांडर, रूस समर्थित कमांडर डोनेट्स्क का, यूक्रेन ने अलगाववादी कमांडर को मार गिराया। अलगाववादी कमांडर सेर्गी मस्किन को मारने का दावा। सेर्गी अलगाववादी गुट डोनेट्स्क का कमांडर था। वो डोनबास का इलाका डोनेट्स्क और लुहांस्क, अगर डोनेट्स्क का अलगाववादी कमांडर मार दिया गया तो रंजीत सर, ये तो मतलब जहां से शुरुआत की गई चीजें वहीं खड़ी दिखाई दे रही हैं एक तरीके से रूस के लिए। बिल्कुल ठीक, लेकिन आप जो पहली जो बात बोली आपने कि नेटो, बिल्कुल ठीक बोला। जर्मनी ने तो कभी भी नहीं माना कि मैं लड़ाई कर सकता हूं या यूक्रेन को अपने फोर्सेस भेजूं। उनकी तो डे टू डे गैस और वो चल रही है। अब बाकी आपने वो कमांडर की बात की जो करेगा, लेकिन आपको पता है 6 डिफेंस मिनिस्टर यूरोप की महिला हैं। आज तक उन्होंने एक मीटिंग नहीं की। तो आप बोल रहे हैं बाइडेन आएगा, लेकिन ये है कि पोलैंड को बोला है कि मेरे हवाई जहाज मैं भेज रहा हूं, आप टेक ओवर कीजिए। तो पोलैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और टर्की में तो मीटिंग हो गई है, उनके जो दूत थे यूक्रेन के और टर्की का फॉरेन मिनिस्टर, और अपने आप ज़ेलेंस्की ने भी बोला है आई विल नॉट ज्वाइन नेटो। राइट। तो अब ये है कि बाइडेन आएंगे, भड़काएंगे, लेकिन बिल्कुल यूरोप थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार नहीं है। और चीन की सिर्फ बात ये बोल दूं, दे बिलीव इन sun Tzu, विन विदाउट वॉर। जो लद्दाख में उन्होंने किया है वो सब यही चाल है उनका। फायदा भारत का है। कल मोदी साहब ने 25% कम साइन कर दिया तेल का। सो एवरी नेशन लुक्स एट हिज ओन इंटरेस्ट। हर एक नेशन अपने हित के लिए। हमने क्रिटिसाइज किया रशिया को, लेकिन हमने वोट नहीं किया उनके सामने। तो आप कह रहे हैं कि नेटो, हाँ, अगर जो कुछ गलती हो गई वो बाइडेन ने भड़का दिया तो वर्ल्ड वॉर 3 संभव है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 संभव है, यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन कब दुनिया तैयार थी वर्ल्ड वॉर्स के लिए? इसके जो पहले हुए थोपे जाते हैं, वो कंट्रीज जिनको इसमें अपने तरीके का नफा होता है वो इसमें घुसती हैं। देखिए, खार्किव से धमाके का लेटेस्ट वीडियो सामने आया। खार्किव में सुपरमार्केट के अंदर जबरदस्त धमाका, सुपरमार्केट के भीतर लोगों के बीच में धमाका हुआ। देखिए जरा, सुपरमार्केट में लोग खड़े हुए थे और ये धमाका देखिए। अंदाजा लगाइए, तस्वीरें हिला देने वाली हैं। आप अंदाजा लगाइए, वहां पर जब लोग खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए, वहां अचानक ये धमाका होना। आप अंदाजा लगाइए, यूक्रेन में अभी जिंदगियां अगर बची हुई हैं भी तो किस तरह की दहशत के बीच में बची हुई हैं। वैसे तो ज्यादातर जगहों पर अब सिर्फ स्मशान जैसे हालात हैं। ये मैं समझना चाहता हूं सिन्हा सर, इस तरह की स्थितियों में अभी ये इस तरह के दौरे, कोई सोच रहा है यूक्रेन के लोगों की भी, वहां की जिंदगियों के बारे में भी कोई सोच रहा है, या सिर्फ एक बिसात बना हुआ है यूक्रेन जिस पर सब अपनी चालें चलना चाहते हैं? दिनेश, युद्ध का फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप स्तर पे होता है। लड़ती है सेना, मरते हैं इनोसेंट लोग। आप बहुत चैनल पे मैं देख रहा हूँ, छोटा बच्चा एक कैडबरी का जो चॉकलेट लेके बाएं हाथ में और धीरे धीरे चलता जा रहा है अपने पेरेंट्स से दूर। रात में कहाँ जाएगा, कहाँ सोएगा, कौन उसको खाना खिलाएगा? ये सब जो दुख दर्द है। 32.7 लाख लोग यूक्रेन को छोड़ के चले गए हैं। कहा जा रहा है 112 बच्चों की मौत हुई है, 200 कितने सिविलियंस की मौत हुई है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मिस्टर जेलेंस्की इसका जिम्मेदारी लेंगे? उसका राजधर्म क्या है? उसका राजधर्म है अपने जनता को सुरक्षित रखना, शांति कायम करना। और वो किस लिए ये युद्ध कर रहे हैं? क्या जो उनका मकसद था वो पूरा तो सर मैं ये जानना चाहता हूं, हमने 2 तस्वीरें देखी हैं सर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सुपरमार्केट में धमाका होता है, और वो तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरीके से मारियोपोल में निहत्थे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि यूक्रेन में बाद के दिनों में अगर मान लीजिए कोई सरकार बहाल होती भी है, जेलेंस्की रहेंगे तो क्या होगा? रूस समर्थित कोई सरकार होगी तो क्या होगा? रूस को आने वाले दिनों तक कई दशकों, सदियों तक किस तरीके से देखेंगे यूक्रेन के लोग? तायल सर, देखिए, पूरे यूक्रेन पर तो मैं नहीं समझता कि रशिया कब्जा करना भी चाहता है, और अगर कब्जा किया तो उनको अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन हो जाएगी, बहुत बड़ी सिविल वॉर का उन्हें सामना करना पड़ेगा। तो जो लोग ये कुछ कह रहे हैं कि दनाइपर ये रिवर के एक बॉर्डर बन सकता है, इस तरह का कुछ फैसला हो सकता है। और
टर्की से बार बार इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि शायद जो 15 बिंदुओं पर बातचीत चल रही है उसमें कुछ कॉमन ग्राउंड है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइडेन साहब और नाटो अभी तक ज़ेलेंस्की साहब को बिल्कुल गलत सलाह दे रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं। और तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन लीडरशिप को समझना चाहिए कि उनके हित में क्या है। नेटो के लोग अपना गैस भी बंद करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो बड़े आराम से वहाँ पे रुके हुए, उनकी जनता बिल्कुल आराम से है, और यूक्रेन सफ़र कर रहा है। तो ये तो यूक्रेनियन लीडरशिप को देखना चाहिए। ऑस्ट्रिया न्यूट्रल कंट्री है, कितना प्रॉस्परस है, आप सब लोग गए होंगे ऑस्ट्रिया। तो इनको यूक्रेन को क्या परेशानी थी कि न्यूट्रल ना बने और ईयू के मेंबर बन जाए। मैं समझता हूँ यूक्रेन की लीडरशिप को अब घुटने टेक देने चाहिए और बाइडेन साहब के भड़कावे में और उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनको बहुत बुरे दिन देखने पड़ेंगे। ये है वो तस्वीरें जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था। कोमोडोर बहल, मैं आपके पास एक कंक्लूसिव रिमार्क के लिए आ रहा हूं। पुतिन ने ये बात कही थी वेस्ट के लोगों को एड्रेस करते हुए कि असल में मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं यूक्रेन के साथ, आप ये ध्यान रखिएगा। क्या ये मैसेज वेस्ट में समझने वाले लोग भी होंगे? देखिए, वेस्ट में भी दोनों तरीके की बातचीत चल रही है। वो भी ज़ेलेंस्की को क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, नियरली 35 लाख के करीब रिफ्यूजीज जो देश से बाहर चले गए हैं और बाकी 65 लाख जो देश के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस हो गए हैं। और इतने सारे तबाही जो हुई है, खासकर इसका जिम्मेदार कौन है? सर, इस नोट पर रोकना होगा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना आपको और इलैबोरेट करने देता। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। आपका धन्यवाद करता हूं, अपने दर्शकों का भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।